नमस्कार दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। मुगल काल देखते हैं कैसे कि मुगल काल इस्टेब्लिश्ड हुआ। देखिए मुगल मुगल का जो इस्टेब्लिशमेंट होगा, जो इनकी स्थापना होगी, वो होगी बाबर की वजह से। एक ही नाम है, बाबर। बाबर करेगा मुगल साम्राज्य की स्थापना। और बाबर का मतलब होता है शेर। ठीक है, शेर क्यों है, कैसे करता है, ये सब आगे धीरे धीरे समझेंगे। देखिए स्थापना हुई 1526 में। क्यों हुई? क्योंकि यहाँ पर पानीपत का एक युद्ध लड़ा गया। ठीक है, पानीपत का युद्ध लड़ा गया। और पानीपत का जो युद्ध था वो बहुत निर्णायक था, बहुत ही तगड़ा युद्ध था। इसलिए माना जाता है कि इसी से जो सबसे इस्टेब्लिश मुगल काल का जो मान सकते हो कि अब स्थापना हुई है पानीपत के युद्ध के बाद। इसके पहले भी युद्ध बाबर ने लड़े, लेकिन वो मुगल काल की स्थापना के तौर पे नहीं जाने जाते। और हुई किससे? इब्राहिम लोदी से हुआ। सिस्टमैटिकली देखते हैं इसको, हर चीज़ को, कि मुगल काल अपनी पराकाष्ठा पे पहुंचता है। जैसे बाबर, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद फिर आपके आएंगे जो अकबर। इस तरीके से करके धीरे धीरे करके ये इस्टेब्लिशमेंट होता रहेगा और अपने पीक पे पहुंच जाएगा। कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा पीक पे किसके में था, तो हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा पीक पे अकबर के होना चाहिए, क्योंकि अकबर सबसे ज़्यादा महान सम्राट माना जाता है। तो धीरे धीरे इसके राजा आएंगे और मुगल काल को बढ़ाएंगे। ये लोग तो स्ट्रगल करेंगे, ये तो इस्टेब्लिशमेंट करेंगे 4 ईयर के अंदर। सिर्फ 4 साल इनका राज्य रहेगा, मतलब 4 साल इनका शासन रहेगा, इसमें इस्टेब्लिश कर देंगे। पाएगा हुमायूं। हुमायूं बहुत संघर्ष करेगा, कई बार मतलब इनका तो राज्य ही खत्म हो जाएगा मुगल काल में, लेकिन फिर भी वापस आएगा। सब कुछ सिस्टमेटिकली डेट वाइज देखेंगे। देखिए मुगल काल उस समय के सबसे शक्तिशाली राज्यों में था। अगर देखो बहुत सारे साम्राज्य थे उस समय, सबसे ज़्यादा पावरफुल मुगल माना जाएंगे। बाबर का जो समय 1526 से लेकर 1530 तक का, इन 4 सालों को बहुत कायदे से समझेंगे कि ऐसा इन्होंने क्या किया। बाबर शेर ने, देखिए इनका पहले पे तो जन्म समझते हैं। 14 फरवरी, मतलब आज के वैलेंटाइन डे, 1483 को होता है। फरगना एक छोटा सा है उज्बेकिस्तान की तरफ, वहाँ पर एक छोटी सी रियासत में इनका जन्म होता है। इनके पिता का नाम है उमर शेख मिर्ज़ा, माँ का नाम है कुतलुक निगार खान। अब उमर शेख मिर्ज़ा और कुतलुक, ये तो बहुत बड़े राजा नहीं थे, इनके पास छोटी सी जागीर थी, थोड़ी सी जो छोटा सा शासन था। ठीक है, याद नाम लेकिन रखना ज़रूरी है, उमर शेख मिर्ज़ा और कुतलुक निगार खान। क्योंकि ये लोग तो आम है, लेकिन इनकी जनरेशन आम नहीं है। बाबर का बेल्ट देखिए, बाबर का डीएनए देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। डीएनए क्यों इम्पोर्टेंट है ये आगे हम समझेंगे। क्यों कहते हैं कि इनके वंशज महान थे, तो इनके अंदर खून अच्छे वंशजों का होगा जो ताकतवर। एक तरफ तो देखिए चंगेज़ खान, ठीक है, और एक तरफ तैमूर। ये तैमूर लंग भी बहुत खतरनाक वो महान सम्राट था, और चंगेज़ खान भी बहुत खतरनाक था। क्रूर शासक थे दोनों। तो इनकी डीएनए आ रही है, इधर से आ रहा है पितृपक्ष की ओर से फिफ्थ, इधर से आ रहे हैं फोर्थ जनरेशन। मतलब माता की तरफ से क्या, कुतलुक निगार खान की तरफ से चंगेज़ खान की औलादे थी। ठीक है, और सब भाई कितना भी हो ये बाबर, लेकिन है तो इनके अंदर डीएनए इन्हीं लोग का। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इस डीएनए की वजह से क्या फ़र्क पड़ेगा वो समझने लायक है, और वो मज़ेदार भी है। अब देखिए होता क्या है। बाबर ने जो राजवंश की नींव डाली वो तुर्की नस्ल की चगताई वंश की थी। एक चगताई वंश है, ये इन्होंने नींव डाली। चगताई क्या है? चगताई इन्हीं के वंशजों का नाम है। कहते हैं कि चंगेज़ खान का जो है दूसरा पुत्र था, उसी के नाम पे इन्होंने अपना ये वंश डाला, राजवंश। इसके लिए सब कुछ ईजी नहीं है बाबर के लिए, पहले तो ये समझिए। क्योंकि ये जहाँ पर रह रहा है समरकंद में,
वहाँ पर अब जैसे इनके 11 वर्ष का था, मान लीजिए सिर्फ 11 वर्ष का, और इनके पिता की मृत्यु हो जाती है फरगना में, फरगना की गद्दी मिल जाती है इनको, ठीक। अब 11 साल का बच्चा ये क्या शासन करेगा, लेकिन इसकी दादी, इसके प्रधानमंत्री और इसके जो वफादार लोग मिलकर शासन कराएंगे। तो अब देखिए, ये एक तरफ से 14th जनरेशन है, एक तरफ से 5th जनरेशन है। तो सोचिए उस समय कितने तो इनके ही परिवार के लोग होंगे जो इनके विरोध में होंगे और हड़पने के लिए तैयार होंगे। आपस में वो खुद ही बहुत सारा लड़ रहे होंगे, लड़ मर रहे होंगे। समझिए इस चीज़ को। तो जिसकी 14 जनरेशन खुद ही वहाँ पे एग्जिस्ट करती हूँ और 5 इधर से एग्जिस्ट करती हूँ, तो वहाँ तो ऐसे ही महाभारत मची होगी। तो वहाँ पर कैसे क्या कर सकता है एक छोटा सा बच्चा, ये चीज़ है। अब यही राजा बनेगा, अब राजा बनेगा क्या करेगा। अब ये क्यों इंडिया आएगा, ये समझने वाली बात है। पहले समरकंद की बात है, बार बार ये जीतता था, बार बार इसके हाथ से निकल जाता था। कहते हैं 4 बार जीता, चारों बार निकल गया। तो निराश है कि चेहरा देखिए इसका, निराश है, क्योंकि इतने महान लोगों की जनरेशन, उसके पास साम्राज्य एकदम बिल्कुल थोड़ा सा, और वो भी गारंटी नहीं कि बचेगा नहीं। ऐसा ना हो कि ज़मीन लेस हो जाए, राजा छोड़ो मतलब बिना ज़मीन के एकदम रोड पे ही आ जाए। तो ये इसको डर सताता रहता था। कहते हैं कि एक लोक कथा ये है कि एक किसी बूढ़ी औरत ने बताया कि भाई तैमूर तुम्हारे जो दादा बाबा रह चुके हैं, ये इंडिया गए थे, वहाँ पे उन्होंने तहलका भी मचाया था, राज भी किया, और मतलब उनकी महानता और उनकी वीरता की कहानियाँ सुनाने लगी। तो इसके अंदर इंस्पिरेशन है कि भाई यहाँ तो हम एग्जिस्ट, खुद यहाँ इनके खुद इतने सारे डीएनए के लोग मौजूद हैं, इनकी जनरेशन मौजूद है, इनसे हम कहाँ लड़ पाएंगे। तो इसका मन हुआ धीरे धीरे कि चलो इंडिया चलते हैं, उधर ही एंट्री मारते हैं। और तैमूर लंग की जो बातें इसने कहानियाँ सुनी, उसकी वजह से इसका मन हुआ कि चलो इंडिया में ही कुछ पैर जमाने की कोशिश करते हैं, यहाँ तो हम जमा नहीं पा रहे हैं। तो कहते 1504 में काबुल जीतने के लिए निकला। छोटे छोटे युद्ध हैं ये सब। काबुल जीता, इससे इसको थोड़ा सा आइडिया लगेगा, अभी इसका आइडिया लगेगा कि कैसे लड़ना है, क्या करना है, वो सब इनको अभी आइडिया लगेगा। अभी ये कोई बहुत बड़े युद्ध नहीं है। काबुल जीतने के लिए, काबुल जीत लिया 1504 में, 1504 में ये काबुल जीत लिया। यहाँ से इसको थोड़ा सा आइडिया मिलेगा। 1504 में काबुल जीतने के बाद 1507 में पातशाह की उपाधि धारण करेगा। ठीक है। अब पातशाह की उपाधि क्या होती है? पातशाह की उपाधि का मतलब होता है कि काफिर को मारने वाला। ठीक है। और मिर्जा क्या है? मिर्जा का मतलब होता है राजकुमार। इस बात को समझना जरूरी है। अभी तक जो इनके बाप दादा थे, वो ये सोच के, मतलब मिर्जा का राजकुमार बोला जाता था। मिर्जा मतलब राजकुमार। तो अभी तक सब लोग राजकुमारों की उपाधि धारण करते थे। अब इसने पादशाह की उपाधि धारण करी कि भाई मिर्जा विर्जा हटाओ, पादशाह बेटर है। पादशाह का मतलब होता है सम्राटों का सम्राट। ये थोड़ा सा इसको स्टैंडर्ड लुक लग रहा था और इसके हिसाब से ठीक था। तो 2 डेट यहाँ पर देखने को मिलती हैं, 1504 और 1507। 1507 में इसने उपाधि धारण करी, बस ये याद रखिएगा। मिर्जा इसकी पैतृक उपाधि थी, तो इसने छोड़ दिया। अब बाबर का भारत पर आक्रमण, अब ये एंट्री करेगा यहाँ मध्य एशिया। जो सबसे शक्तिशाली उज्बेक यहाँ पर जो थे, शैबानी खान, सफावी वंश और उस्मानी वंश के भय का परिणाम था। मतलब ये सब वहाँ पे इसका जीना हराम कर रखे थे, तो ये वहाँ पे इस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा था। तो इसका समझ, जो भी स्टोरी मैंने आपको बताई कि इंडिया आने के लिए इसका मन इसीलिए हुआ कि भाई मैं वहाँ पे इस्टेब्लिश नहीं हो पाऊँगा, अब इंडिया चलता हूँ, इसीलिए भारत आया। फिर अगली एक कहानी अभी इसमें आगे और जुड़ेगी कि
इंडिया से भी कुछ लोगों ने इसको इनवाइट किया था, ठीक है। मैं राणा सांगा का भी नाम आएगा। तो फिलहाल इनिशियल कारण को लिंक करेंगे। फिलहाल अभी जो ये इंडिया जा रहा है इसलिए क्योंकि ये वहाँ पर पैर जमा नहीं पा रहा है, वहाँ पर लोगों ने इसका जीना हराम कर रखा है। 1504 आप समझे गए हैं, यहाँ से इसने थोड़ा थोड़ा समझना शुरू कर दिया था। अब इंडिया का सीन समझिए। इंडिया में क्या है, कोई भी सेंट्रल शासन नहीं है पावरफुल, सब टूट के बिखर रहा है धीरे धीरे। तो इसकी नज़र इंडिया पर है। यहाँ पे कोई पावरफुल शासक अब बचा नहीं है जो केंद्रीय सत्ता चलाता हो, तो यहाँ निकलना चाहिए बाबर। अब यहाँ पर बातें चल रही हैं जो किताबों में लिखा है कि भाई एक तो राणा सांगा के नाम आता है, राणा सांगा इन्होंने इनवाइट किया, और आलम खान जो इब्राहिम लोदी के चाचा हैं, इब्राहिम लोदी से परेशान थे उन्होंने, और दिलावर खान, इन तीनों ने मिलके इनवाइट किया इसको कि भाई आओ महमूद लोदी को हराओ। महमूद लोदी वही जिससे पानीपत का आगे युद्ध लड़ा जाएगा। इन तीनों ने मिलकर पानीपत के युद्ध में कह सकते हैं कि बाबर को बुलाया कि आओ इब्राहिम लोदी से लड़ो आके, ठीक है। ये निमंत्रण की बात हो गई, एक उसका खुद आने का मन था। अब राणा सांगा के नाम को लेकर बहुत सारे मतभेद हैं। कई लोग राजपूत के लिटरेचर्स कहते हैं कि भाई उन्होंने नहीं बुलाया, वो खुद ही इतने पावरफुल थे। बाबरनामा कहता है कि भाई बुलाया गया। तो अब हो सकता है अपनी चमकाने के लिए कोई भी क्या भी लिखता हो, क्या गारंटी है। सोर्सेज है, हमको के विवाद में नहीं जाना है, लेकिन जो ज़्यादा मान्यता जिस चीज़ की है उसे पकड़ना है, ठीक है। अब पहला आक्रमण भारत पर होता यूसुफ जई जात के बाजौर पर, पाकिस्तान के आसपास का एरिया है, 1519 में। खाली इसको समझना है, बाजौर पे, बाजौर याद रखिएगा, बाजौर पे 1519 पे होता है ये। यहाँ से आइडिया लेना शुरू करेगा, एंट्री करना शुरू करेगा। खास क्या है इसमें, 1519 में इसने पहली बार बारूद का इस्तेमाल करेगा, ठीक है। ये क्या करेगा, इसने इसी दौरान ने भेरा के किले को जीता जहाँ सबसे पहले बारूद का इस्तेमाल किया गया। बारूद का इस्तेमाल ये करेगा। अब ये सब नई चीज़ें, अभी तक तो तलवार से लड़ा जाता था, ये ले आया तोप वो बम बारूद दारूद। तुर्की में इसका यूज हो रहा था तो वहाँ से सीख साख के आया। बारूद के इस्तेमाल से खेल बदलने वाला है, वो ऐसा खेल बदलेगा कि फिर आगे वो बहुत दूर तक चलता ही चला जाएगा। अब सबसे निर्णायक युद्ध होता है 21 अप्रैल 1526 को, पानीपत का युद्ध। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आईएएस वगैरह में भी पूछा गया कि भाई सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ पानीपत के मैदान में क्यों लड़ी गई। पहली बात तो पानीपत का जो मैदान है, पानीपत का जो एरिया है वो फ्लैट है, हाथी घोड़ा रथ तोप सोप दौड़ाने के लिए परफेक्ट है। एंट्री भी है वहीं पर, खाने पीने की व्यवस्थाएं भी हैं, मतलब हर चीज़ प्रचुर मात्रा में और सब कुछ बढ़िया से है। ये अब हुआ यह युद्ध लोदी मतलब इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में होता है। सीधी सी बात है, बाबर इसको जीतेगा, जीत भी जाएगा, महमूद लोदी हार जो इब्राहिम लोदी हार जाएगा। लेकिन क्यों, क्या ऐसी स्ट्रेटजी की बाहर से आया और वो जीत गया, इस बात को समझते हैं। देखिए कहते हैं कि बाबर के पास 12 से 20 हज़ार के आसपास सैनिक थे, इनकी तरफ 1 लाख के आसपास, मतलब 60 से या 70 से 1 लाख के बीच में, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। फिर भी बाबर ने डिफीट कर दिया, बाबर ने जीत लिया। का कारण कारण ये है कि इसने एक पद्धति का इस्तेमाल किया उज्बेकों की, तुलगुमा पद्धति। कौन सी, तुलगुमा। जैसे तुलगुमा क्या होती है, मान लीजिए या पोजीशन का सेना है, तो वो क्या करते हैं कि थोड़ा थोड़ा इधर से बढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा इधर से बढ़ते हैं, सामने से तोपें चलाते हैं। तो एक समय आता कि पूरे लोग घेर घेर लिए जाते हैं, कोई भाग पाते नहीं, तो आगे से तोप जब तगना शुरू होती तो भाग के कहाँ जाओगे। उस चक्कर में ये सब पूरा युद्ध हार गए। तो यहीं पर इन्होंने एक रूमी पद्धति का इस्तेमाल किया, जो है ये रूमी पद्धति है। दो गाड़ियों के बीच में इसको छुपा के चलाना और इससे इसकी रक्षा करना गाड़ियों से बांध के। तो ये दो पद्धति एकदम न्यू इंट्रोड्यूस हुई
इसकी वजह से जो ये इस्टेब्लिशमेंट हुआ विंग का और ये जो भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करी गई, उससे ये युद्ध जीत लिया। और कहते हैं कि जब गोले दगे तो उधर इब्राहिम लोदी की तरफ जो सेना थी वहाँ पे हाथी बहुत थे, हाथी लेके आए थे वो लोग। अब हाथी गोले से डर के और उनसे भयभीत होके और घबरा के इधर उधर भागने लगे हाथी, तो अपनी ही सेना को कुचल दिया। तो उन्हीं के हाथियों ने उन्हीं को सेना को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा। फाइनली बाबर पानीपत का युद्ध जीत गया। क्यों जीता वो ये सब पूछा जा सकता है, इसको याद रखिएगा। ये गोला और ये बारूद चला कौन रहा था? गोला बारूद चला रहा था भाई उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खान। कौन चला रहे थे? मुस्तफ़ा खान, उस्ताद अली। ये तुर्की अधिकारी थे, उनको इस बात का बेटर एक्सपीरियंस था, उसके लिए ट्रेंड थे, इन्होंने इसको हैंडल किया। ये पूछा जा सकता है। युद्ध के बाद धन में देखिए, अब युद्ध किया, जीता, खूब पैसा कैप्चर किया, खजाना लूटा, तो ये क्या था, ये गरीबी में इसने गरीबी देखी थी। ये एक मीम है ना, इसने गरीबी देखी थी, इसने भरपूर पूरा खजाना सारे सैनिकों में बांटा, कस के बांटा। तो इसने कलंदर की उपाधि धारण करी इसी बात, इसी की वजह से इसको कलंदर कहा जाने लगा। मतलब इतना खजाना लूटा कि बाद में हुमायूं एकदम कंगाल बन जाएगा। जब हुमायूं को जब मिलेगी इनकी सत्ता तो बैंकरप्ट मिलेंगे एकदम, इतना ज़्यादा ये उड़ाता था। तो ये हो गया भैया आपका पानीपत का युद्ध। कलंदर की उपाधि भाई इनको मिल गई है। अब एक इसमें सबसे एक इम्पॉर्टेंट और बात है कि हुमायूं को विक्रमजीत से कोहिनूर का हीरा प्राप्त हुआ। ठीक है, समझने वाली बात है कि जब उधर ये जीता पानीपत का, तो हुमायूं के सामने मतलब नेतृत्व में एक सेना निकली आगरा फोर्ट और इधर उधर सब कब्जा करने के लिए। तो विक्रमजीत के परिवार से कोहिनूर हीरा मिला। इन कई कई जगह डायरेक्ट लिख दिया गया कि विक्रमजीत से ही मिला। कई कई कहानियां हैं अलग अलग कि उनकी सुरक्षा के बदले इनको मिला। कई जगह ये भी है कि उनकी फैमिली को टॉर्चर कर रहे थे कुछ लोग, उससे उन्होंने बचाया। बहुत सारी कहानियाँ जिससे कोई वास्ता है नहीं। फिलहाल विक्रमजीत की फैमिली से इनको कोहिनूर हीरा मिला। आगे बहुत लोगों के पास ट्रांसफ़र होगा और ये हीरा जो मिला वही हुमायूं बाबर को दे देगा। फिर आगे देखते हैं कहाँ क्या किसके पास जाता है। ये उसका इस्टेब्लिशमेंट हो गया। अब ठीक है, अब एक साल बाद 17 मार्च आ गए। एक साल बाद लगभग, तो 21 अप्रैल को होता, 17 मार्च एक साल 1527 में खानवा का युद्ध होता है। अब इनके सामने खड़े हैं कौन? देखिए, राणा सांगा, वही जिन्होंने इनको इनवाइट किया था। हसन खान मेवाती, महमूद लोदी, आलम खान लोदी और मेदिनी राय ने, मतलब इतने लोगों ने इनके साथ भाग लिया। क्योंकि ये सोचे, राणा सांगा ने ये सोचा कि भाई ये हरा वरा के चले जाएंगे, मतलब इब्राहिम लोदी को हरा वरा के चले जाएंगे अपने। लेकिन भैया जब इंडिया में आ गया तो इंडिया में बसना भी है, साम्राज्य भी पसारना है, तो अब जब जाएगा नहीं तो युद्ध तो होगा ही खानवा का। ठीक है ना, तो खानवा का युद्ध होगा राणा सांगा से मेन चीज। तो भाई अब आप जान ही रहे हो कि राजपूतों को हराना इतना आसान तो कभी नहीं था। ठीक है, जब राजपूत को नहीं हरा पा रहे थे, राणा सांगा को हराना इतना इजी नहीं था जितना इब्राहिम लोदी को इन्होंने हरा दिया। इधर राणा सांगा को हराना जब कठिन पड़ रहा था, तो इसने क्या किया कि अपनी सेना के अंदर जोश भरा। दारू बहुत पीता था बाबर, सेना भी पीती थी, वो बाबर भी हचक के दारू पीता था। उसने कहा भाई मैं आज से शराब नहीं पीऊँगा। उसने अपने प्याले तोड़ दिए और सेना के अंदर जोश भरा कि मैं अब दारू नहीं पीऊँगा। जब देखा कि जीत नहीं पाया तो उसने युद्ध को जिहाद में बदल दिया, जिसको अभी तक यूज़ किया जाता है। जिहाद का मतलब होता है धर्म युद्ध में बदल दिया। अब धर्म युद्ध में बदल दिया तो फिर या तो करो या मरो वाली स्थिति आ गई। और वहाँ एक तमगा नामक टैक्स पड़ता था, जिसे कह सकते हो व्यापारिक टैक्स था, उसको हटा लिया सारी से। उससे जोश आ गया।
तो ये खानवा का युद्ध भी जीतेगा इसी के बाद। लेकिन ये जीत मामूली नहीं थी, इसीलिए इसने गाजी की उपाधि धारण कर ली। खानवा के युद्ध के बाद इसने गाजी की उपाधि धारण करी। गाजी क्या होता है? गाजी का मतलब होता है काफिर को मारने वाला। ठीक, काफिर गैर मुस्लिम जो होते हैं, जो एंटी पार्टी, उनको शायद काफिर कहते हैं। तो गाजी की उपाधि इसने धारण करी। खानवा का युद्ध भी हो गया। इधर पानीपत का आपने देखा सीन कैसे क्या हुआ, इधर आपने देखा खानवा के युद्ध में क्या हुआ। अब होता है चंदेरी का युद्ध। अब मेदिनी राय वही जो खानवे के युद्ध में थे, वो राणा साहब के करीबी भी थे, उनके साथ चंदेरी का युद्ध होता है बाबर और मेदिनी राय में। वो भी हार जाएंगे 29 जनवरी 1528 में। तो मिला कि ये तीसरी विजय हो रही है मेन। 1526 की पानीपत, फिर 1527 की खानवा, खानवा के बाद 1528 चंदेरी। चंदेरी। अब मुगल साम्राज्य पूरी तरीके से एक तरीके से जम चुका है कि जड़ें एकदम पकड़ ली, पैसा भी मिला लूटपाट में। तो भाई अब तो इस्टेब्लिशमेंट पूरी तरीके से हो चुका ना। ठीक कुछ दिन बाद 6 मई और 1529 को घाघरा का युद्ध होता है, जिसको कह सकते हो कि आप नदी में लड़ा गया, एकदम ऐसे ही किताबों में भी लिखा है कि इसी तरह लड़ा गया। बंगाल की संयुक्त अफगान सेनाओं को पराजित किया गया 1529 में। ये घाघरा उत्तर प्रदेश और बॉर्डर पे, बिहार बॉर्डर पे है कहीं, वहाँ पे ये लड़ा गया। वो भी इसने जीत लिया। तो मिला कि 4 युद्ध के बाद अब बाबर की तरफ देखने वाला कोई नहीं था। मुगल सबसे शक्तिशाली हो गए, पूरी दिल्ली पे इसका कब्जा हो गया। और ये सब अफगानी थे, याद रखिएगा। ये भी लड़ रहे थे, इब्राहिम लोदी और ये सब अफगानी थे। ये तुर्की से आया था बाबर। अब फिलहाल हिंदुस्तान हुआ बाबर का 1529 में। तो यही इसका अंतिम युद्ध हो गया। मर गया ये 1530 ही में मर गया। अब 1530 में बीमारी के कारण मरा, कई तरीके की बातें कहते हैं कि हुमायूं बेकार बीमार पड़ गया था। वो हुमायूं से बहुत प्रेम करता था ये, तो इसने कहा भाई इसकी जो बीमारी है मुझे हो जाए। तो कहते हैं कि उधर हुमायूं ठीक हुआ, इधर ये बीमार होके मर गया। फिलहाल 1530 में ये मर गया। तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 4 साल में इसने 4 झंडे गाड़े और पूरा तहस नहस कर दिया। वो ऐसा स्थापना करी कि अब ये आज भी मुगल काल, आज भी करंट टाइम में भी मुगल काल हम लोग के साथ रहेगा। मतलब हिंदुस्तान ही जीत लिया पूरी तरीके से, समझिए। लेकिन 1530 में आगरा में होती है बाबर की मृत्यु। पहले इसने पहले आगरा के नूर अफगान, वर्तमान में आराम बाग में दफनाया गया। देखिए पहले इसको अब वहीं पर दफना दिया गया था आगरा में, आराम बाग में। इसको काबुल ले जाया जाएगा। कह सकते हैं ऐसा शासक जिसको 2 जगह दफनाया गया, यहाँ भी वहाँ भी, यहाँ पहले यहाँ फिर वहाँ से वहाँ, क्योंकि इसकी इच्छा थी कि काबुल ही जाऊँ मैं। पहली बात तो बाबर के बारे में जो जानने वाली कि बाबर को हिंदुस्तान खास पसंद था नहीं। यहाँ का मौसम उसको बिल्कुल पसंद नहीं था। कहता था यहाँ के लोग मुझे अच्छे नहीं लगते, यहाँ की जलवायु अच्छी नहीं लगती। हालांकि बारिश से प्रेम करता था वो। हिंदुस्तान में जब बारिश होती थी तो वो खुश रहता था, वो अच्छा लगता था। वो वहाँ की ठंड जहाँ पे था, वहाँ पे कहते हैं ठंडी हवाएं चलती थी, अच्छे झरने थे, मीठे फल थे। वहाँ की हमको लग रहा है मेडिटेरियन जलवायु रही होगी, मध्य वाली, क्या बोलते हैं उसको, भूमध्य सागरी जलवायु। उससे हमको लग रहा है बहुत ही इम्प्रेस था, ऐसा लिखा गया है। आगे इसने जो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना विवरण जो है, अपनी आत्मकथा लिखी तुजुक ए बाबरी में, तरह तरह की बातों का वर्णन किया। जो मैं आपको बता रहा हूँ वो भी इन्हीं में लिखा है। तो तुजुक ए बाबरी का ही ये अनुवाद है बाबरनामा, ये याद रखिएगा। बाबरनामा और तुजुक और बाबरी एक ही चीज़ है, कंफ्यूज मत होइएगा। उसका फारसी अनुवाद है बस। और ये तुर्की में लिखी गई थी तुजुक ए बाबरी, उसी में सब कुछ लिखा है। इन्होंने 5 मुसलमान और 2 हिंदू शासक का अपनी किताब में वर्णन किया था आत्मकथा में। इसमें बताया था विजयनगर
जो कृष्णदेव राय थे, कृष्णदेव राय का चर्चा इसमें किया कि पावरफुल शासक था, इसके बारे में इन्होंने बताया है। क्योंकि जो मुग़ल काल है, वो मुग़ल्स हैं, वो इधर साउथ के एरिया में नहीं पहुँच पाए थे। याद रखिएगा ये चीज़ को, दक्कन। इस शिवाजी से भी यहाँ पे बवाल चलता रहेगा इस एरिया में बहुत सारा। ये जीता हिंदुस्तान का मतलब ये है, क्योंकि हिंदुस्तान हिंदुस्तान था ही नहीं पहले। ये तो एक पूरा पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान तक सब एक ही एरिया थे, सब टुकड़े-टुकड़े में राजाओं में बँटा था। आप जो हिंदुस्तान देखते हैं उससे कंपेयर करते हैं तो हमको समझ में आता है कि कहाँ क्या था। तो ये बताया कि उसने अपने इब्राहिम लोदी, दौलत खां लोदी, आलम खां, राणा सांगा, इन सब का विवरण अपनी किताब में दिया है। कृष्णदेव राय की उसने तारीफ़ करी, सब शक्तिशाली शासक बताया है। बाबरनामा में ये डिस्कस किया है। यहाँ के कारीगरों को उसको बहुत पसंद थे। जो लेबर थे उनको बहुत मतलब कुशल लगते थे कि फटाफट बिल्डिंगें बना देते थे। मतलब उनके हैंडक्राफ्ट के बारे में बहुत उसने अच्छा विवरण दिया है। उससे सैटिस्फाई था, बाकी किसी से सैटिस्फाई नहीं था। घोड़े कहता था कि यहाँ की सब घटिया हैं, बेकार हैं। अब भाई उधर के घोड़े तो अच्छे होंगे ही, सीधी सी बात है। जैसे इसने लिखा है, दृष्टिकोण आलोचना की है कि भारत के लोग ना तो सुंदर हैं, ना ही सुसंस्कृत हैं। घोड़े, कुत्ते, अंगूर सब बेकार हैं। कहते हैं कि वहाँ पे कोई खरबूजा इसने खाया, उसका टेस्ट उसके वहाँ का, तो रोने लगा वो। मतलब वो अपनी जगह को बहुत मिस करता था, इसीलिए इसको यहाँ पे दफनाने के बाद फिर काबुल ले जाया गया। तो ये कह सकते हैं कहानी है। अब इसने योगदान क्या है, इसने एक तो ज्यामिति का यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया, नूर अफ़गान आरामबाग को। ये बढ़िया से इसको डेवलप कराया। अभी भी आप जाके देखेंगे तो हर चीज़ बहुत ही अलाइन तरीके से बनी है। ये इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, ये इनका योगदान था। गज बाबरी चलाई, गज बाबरी चलाई, इसे सड़क नापी जाती थी। आगे शेरशाह आएंगे, वो अपनी चलाएंगे। तो गज बाबरी इसने इंट्रोड्यूस किया ज्यामिति विधि से, जो बाग वगैरह बनाए वो इंट्रोड्यूस किया। तुर्की भाषा में दीवान नामक काव्य संग्रह का संकलन करवाया। मुबैयान नामक एक नई पद्य शैली का विकास किया। योगदान भी अच्छा रहा है इनका, देखा जाए तो उस हिसाब से अन्य लोगों की अपेक्षाएं। तो इस तरीके से आपने इस कहानी को देखा। अब अगली कहानी आप देखेंगे हुमायूं की, और बिल्कुल सेम अंदाज में देखेंगे ताकि आपको मज़ा भी आए। ताकि शेयर कीजिए इसको और लोगों से, ताकि ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड बनाने में थोड़ा सा मेहनत लगती है। तो नेक्स्ट वीडियो हम हुमायूं के बारे में देखेंगे।